हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक है सेल इंजरी। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मान लो आपने कोई स्टोर खोला है। ये हो गया आपका स्टोर और इधर जो है सेल आपका एज एक्सपेक्टेड आ नहीं रहा। तो आप क्या करोगे? पहले तो आप कुछ ऑफर्स जो है रन करोगे, जैसे कि 50% ऑफ या फिर बाय ऑन गेट ऑन। ये वाला सिनेरियो हम अगले वाला लेक्चर में या फिर बोले तो सेल एडाप्टेशन में भी यूज़ किए थे, और आगे जाके आज जो है सेल इंजरी में भी यूज़ कर रहे हैं, और आगे जाके सेल डेथ में भी यूज़ करेंगे। और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इससे आपको जो है समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो जैसा हम बोल रहे थे कि सेल एज एक्सपेक्टेड आ नहीं रहा है, तो आप ऑफ़र रन करवाए। ऑफ़र से अगर बात बनी तो ये जो है आपका स्टोर नॉर्मली फिर से रन करने लगेगा। और अगर इससे भी बात ना बने तो आपको कुछ हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे कि ये कुछ आप लोन वगैरह लोगे और जो है रिनोवेशन करने की कोशिश करोगे। तो ये थोड़ा रिस्की हो रहा है, पर ठीक है, इससे अगर काम बन जाएगा तो भी ये आपका स्टोर जो है नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा और आप आगे जाके प्रॉफिट बनाओगे जो भी है। और इससे पहले अगर इससे भी आगे चला जाए बात कि लोन लिया, आप रेनोवेशन किया, और जितने भी आप जो स्टेप ले सकते थे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सब किया, लेकिन प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मजबूरन आपके पास ऑप्शन है नहीं। आप जैसे कि लोन लिए थे तो लोन वाले बैंक वाले आके भी सीज कर देगा आपका स्टोर को, या फिर आपको आपका जो स्टोर है स्टोर को क्लोज करना पड़ेगा, सेल कर देना पड़ेगा किसी के पास, मतलब डिजॉल्व कर देना पड़ेगा आपको स्टोर को। इससे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसी को अगर सेल वाला सीन में मैनिपुलेट करें तो सेम आपका सेल जो है नॉर्मल सेल आ रहे हैं, आप मतलब रिटर्न बना रहे हो, वो हो गया सेल फंक्शन। सेल जैसे नॉर्मली फंक्शन करते हैं, सेल का जो फंक्शन हो गया, जो भी सेल स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करते हैं, तो वो हो गया। और ये सेल ना आना, ये आपके लिए मतलब सेल के लिए स्ट्रेस की मैनिपुलेट कर रहा है। सेल ना आना मतलब स्ट्रेस आना, ठीक है। ऑफर मतलब एडाप्टेशंस, आप कुछ एडाप्टेशंस या फिर एडजस्टमेंट किए ताकि आपका सेल नॉर्मल में आ जाए। तो ये हो गया सेल, तो हो गया एडाप्टेशंस। और ये जो है लोन वगैरह या फिर कुछ और जो हार्ड स्टेप आप ले रहे हो, ये हो गया रिवर्सिबल, क्योंकि लोन आप रीपे कर दोगे तो आप वापस में मतलब जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे ना, तो इसीलिए ये जो है रिवर्सिबल इंजरी। और आप क्लोज कर दिए या फिर आपका स्टोर किसी दूसरे मालिक को जो है सेल कर दिए, ये वाला सीन क्या होगा कि ये जो है इरिवर्सिबल से इंजरी, और आगे जाके कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो ये सेल डेथ हो जाएगा। सेल डेथ या तो एपोप्टोसिस से होगा या फिर नेक्रोसिस, ये दो प्रोसेस होते हैं सेल डेथ के लिए। ये वाला हम अगले वाला लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी लेक्चर 3 में। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज देयर। तो इसको देख लेते हैं अभी। ये वाला देखो, जैसा हम बोल रहे थे, इसको हम अभी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रेड कलर में कर लेते हैं। रियल लाइफ क्लॉथिंग स्टोर और बायोलॉजिकल सेल, साइड बाय साइड कंपैरिजन ला रहा हूँ आपके लिए। तो स्टोर जो है सेल हो गया, और कस्टमर बाइंग क्लॉथ्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट, मतलब सेल के लिए जो स्पेसिफिक फंक्शन हो गया वही हो गया ये। और इधर लो सेल स्ट्रेस, लो सेल यानी स्ट्रेस, ये तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो। और इंट्रोड्यूसिंग 50% ऑफर, ये जो है सेलुलर एडाप्टेशन, आप एडजस्ट कर रहे हो ना,
आप एडजस्ट कर रहे हो उसी तरह से सेल भी एडजस्ट करते हैं। और स्टिल नो इम्प्रूवमेंट इन सेल, स्ट्रेस परसिस्टिंग और इंक्रीज, मतलब आपको ऑफर रन कराने के बाद भी जब सेल इम्प्रूव नहीं होते तो उसका मतलब स्ट्रेस एडाप्टेशंस के बाद भी स्ट्रेस जो है नहीं हटा, यानी परसिस्ट कर रहा है स्ट्रेस। तो लॉस ऑफ मनी, अनएबल टू पे रेंट, अब रेंट पे नहीं कर सकते हो, वो हो गया सेल इंजरी। और क्लोजिंग द स्टोर परमानेंटली, ये हो गया सेल डेथ। तो आई होप बहुत अच्छे से ये एग्जांपल आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ गया। अब वापस आते हैं सब्जेक्ट में। अभी आप इधर पे फोकस करो। सॉरी, a monkey made calcium react poorly, ये वाला सेंटेंस पे आप फोकस करो। आ मंकी मेड कैल्शियम रिएक्ट पोरली, तो एक मंकी जो है कैल्शियम को स्लोली मतलब पोरली रिएक्ट करने के लिए मतलब मना लिया। तो मंकी के कारण कैल्शियम स्लो रिएक्ट कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट में जो है मैकेनिज्म छुपा है, तो इसको हम इलाबोरेट करेंगे ये वाला चैट के थ्रू। तो अ मंकी मेड कैल्शियम रिएक्ट पोरली, तो ए का मतलब हो गया आपका एटीपी डिप्लेशन, और मंकी के लिए हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। मेड से हो गया लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। अब इधर पे भी लिखा हुआ है, आप इधर से देख सकते हो। एक मिनट में इसको ए मतलब एटीपी डिप्लेशन, ए मतलब मंकी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मेड मतलब मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, और कैल्शियम से कैल्शियम इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। हम चाहते हैं कि आप इधर पे फोकस करो, इंट्रासेलुलर। और रिएक्ट का मतलब हो गया ROS, यानी फ्री रेडिकल्स जो है। ROS जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया का ब्रेकडाउन होते हैं, यानी ये वाला स्टेप माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आ जाते हैं। और ये जो है टाइप में फ्री रेडिकल होते हैं, केमिकल टाइप फ्री रेडिकल, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका। तो ये जो है हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, तो ये जो है डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। इसके बारे में सभी स्टेप के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और पुअर मतलब प्रोटीन या फिर DNA डैमेज, जितना भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो गया उसका मिसफोल्डिंग एंड DNA जो है उसके अंदर वो सब डैमेज हो जाएगा। तो हम एक एक करके सभी स्टेप्स डिस्कस करेंगे इधर ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, यानी एक और बात जो आप लोगों को इधर समझना पड़ेगा कि ये कोई डिस्टिंक्ट स्टेप नहीं है। जितना भी स्टेप्स आप इधर देख रहे हो, मतलब ये जो है ऐसा नहीं कि ये होगा इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा। हाँ, ऐसा सीक्वेंस में लिखा ज़रूर है, पर ये जो है ये हो रहा है इसके कारण जो है ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, ऐसे करके। मतलब आपको अगर रीजनिंग पसंद है, रीजनिंग या फिर जिसको लॉजिकिंग कहते हैं, वो अगर पसंद है तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो है मतलब इसी को मान लेता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बाकी का जितना भी मैकेनिज्म है इन सब से कोरिलेशन है इसका, या फिर इसको मान लो तो इससे बाकी का जो स्टेप है इसके साथ इसका कोरिलेशन है। मतलब आप पहले वाला स्टेप अच्छे से समझ लोगे तो मान लो कि 50% हो गया, क्योंकि इधर जितना भी कंटेंट है या फिर इधर बाकी का जितना भी कंटेंट है उसके साथ इसका जो है जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग इंटीग्रेटेड रहेगा। तो इधर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप यानी ATP
डिप्लीशंस। तो ये मान लो कोई ब्लड वेसल, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल। इनमें जो है आर्थरोस्क्लेरोसिस है मान लो, या फिर कोई भी कारण से ब्लड फ्लो जो है वो उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो इसका मतलब इसमें इस्मिया है। इस्मिया है तो क्या होगा, ये मान लो एक सेल है, ये सेल जो है इधर से ब्लड सप्लाई ले रहा था और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई ले रहा था, तो वो उतने अच्छे से हो नहीं पाएगा अभी। इस्मिया के कारण ब्लड उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा। इस्मिया मतलब लो इन ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जो है स्लो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है, इस्मिया के कारण ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जानते हैं हम कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं जिसके थ्रू सेल एटीपी बनाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा, यानी एटीपी डिक्रीज हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, मतलब एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो एटीपी प्रोडक्शन बंद होने से क्या होगा कि ये जो सेल था, सेल में ज़रूर ये Na+K+ पाम मान लो, इसको जूम आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा Na+K+ पाम। तो Na+K+ पाम क्या करते हैं कि 3 Na+ मॉलिक्यूल को सेल की बाहर भेजते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो है 2 K+ को अंदर लाते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, ये काम करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी यूज होगा, पर एटीपी तो है नहीं, तो ये जो है फंक्शन करना बंद कर देगा। तो फंक्शन करना जब बंद कर देगा तो क्या होगा कि Na बाहर जाएगा नहीं और K+ अंदर आएगा नहीं, यानी Na+ अंदर ज़्यादा हो जाएगा और K+ बाहर। और Na+ जो है, इधर देख लो आप, Na+ इज अ वाटर अट्रैक्टर। Na+ जिधर जाएगा वाटर भी उधर ही आएगा, क्योंकि Na+ वाटर अट्रैक्टर है, तो इसके अंदर खूब सारा वाटर आ जाएगा, तो इसके कारण जो है सेल बड़ा हो जाएगा, यानी सेल स्वेलिंग हो जाएगा। तो एटीपी कम हो गया, इसके चलते Na+K+ पंप जो है काम करना बंद कर दिया। उसके लिए Na+ इंट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर Na+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और उसके चलते जो है सेल स्वेलिंग हो गया। तो सेल स्वेलिंग जो है ये फीचर नंबर 1 मान लो आप। फीचर को आप नोट करते जाना, तो फिर इसके बाद वाला जो हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो मॉर्फोलॉजी में आपको यही सब, हम इधर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया एक मॉर्फोलॉजी। और सेल स्वेलिंग होगा तो ओवरऑल स्वेलिंग तो होगा ही, जो सेल ऐसे बढ़ जाते हैं वैसे, पर साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन की कुछ कुछ जगह जो है वो ऐसे 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 फूल जाएगा, तो इसको जो है ब्लेब कहते हैं हम।
तो ब्लैब फॉर्मेशन भी हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया पहला स्टेप यानी एटीपी डिप्लेशन। मैं फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हो गया इस्मिया। इस्मिया के कारण ब्लड फ्लो घट रहे हैं, ब्लड फ्लो घट रहे हैं तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी घट रहा है। ऑक्सीजन अगर घट गया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो नहीं पा रहा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर हो नहीं पा रहा तो एटीपी फॉर्मेशन भी नहीं हो पा रहा। एटीपी फॉर्मेशन अगर नहीं हो पा रहा तो Na+K+ पंप काम नहीं कर रहा, इंट्रासेलुलर Na+ जो है बढ़ रहा है, क्योंकि Na+K+ पंप जो है इसको 3 मॉलिक्यूल Na+ को जो है बाहर सेल के बाहर भेजने के काम करते हैं। ये हो नहीं पा रहा तो अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, और एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ये वाटर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेल स्वेलिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आ जा रहे हैं अंदर, तो ये जो है सेल जो है स्वेल कर रहे हैं, यानी ये था मान लो वाटर एब्जॉर्प्शन कर करके ऐसे बन गया, फैट हो रहा है। तो इसके बाद जो है इधर ही आउटग्रोथ सेल मेम्ब्रेन का जो है आउटग्रोथ हो रहा है ब्लैब की फॉर्म में। मतलब वो जो आते हैं ना ब्लडर वगैरह, जो बैलून को अगर आप ये करोगे तो जो वीकर पोर्शन होगा बैलून का, जो थिन पोर्शन होगा, ये मान लो कोई बैलून है, ये सारा बैलून का एक हिस्सा है और इधर जो है थोड़ा सा थिन है, तो अगर आप हवा भरोगे प्रेशर के कारण ये वाला हिस्सा जो है ऐसे हो जाएगा, बाकी का मुकाबले ये कुछ इस तरीके से ब्लैब फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक एटीपी डिप्लेशन तक आप समझ लिए। अब एटीपी डिप्लेशन का एक कॉन्सिक्वेंस तो हो गया ये सेल स्वेलिंग, ये हो गया सेल स्वेलिंग। ये और क्या होगा एटीपी डिप्लेशन से? और होगा ये कि डिक्रीज इन एटीपी, इसकी वजह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस घट जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड ऐसे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए एटीपी चाहिए होता है, तो एटीपी है नहीं तो प्रोटीन कन्वर्शन होगा नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में डिक्रीजमेंट दिख जाएगा। और इसके कारण जो है जो राइबोसोम जो ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इसके बाहर वाले पार्ट पे ये जो 50s एंड 30s इधर ऐसे जॉइन होते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए चाहिए प्रोटीन, तो वो होगा नहीं, मिलेगा नहीं तो ये डिटैच हो जाएगा, तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ये हो गया। और ये अगर हो जाएगा तो सीवियर एटीपी डिप्लेशन दिख जाएगा। एटीपी नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा तो फिर ये राइबोसोम डिटैच हो रहे हैं उनकी आर से। राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, ऐसे करके डॉट टाइप का होता है, ये डॉटेड अपीयरेंस जिसका होते हैं वो राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन और कम हो गए तो इसके कारण जो है नेक्रोसिस हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो मेन बायोकेमिकल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं बल्कि प्रोटीन है। प्रोटीन जो है मेन बायोमोलिक्यूल है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरी करते हैं, तो प्रोटीन नहीं होगा तो सेल ऑटोमेटिकली डेथ कर जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरा वाला प्रॉब्लम, जो कि है सेल के अंदर हम डिस्कस कर लिए कि एटीपी डिप्लेशन से, यानी एटीपी नहीं है, पर जब ये कहाँ से मिल रहा था? फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया।
सो जब एटीपी मिल नहीं रहा तरीके से तो ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट कर जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या एटीपी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। एरोबिक से जो है 36 मॉलिक्यूल मिल रहा था एटीपी, 36 एटीपी मिल रहा था। एरोबिक से 36 तो नहीं, बस 2 मिलेगा, पर ठीक है 2 मिलेगा तब तक तो ठीक था, पर सिर्फ 2 नहीं मिलेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल है, डिपेंड्स ऑन कौन सा एनारोबिक प्रोसेस जो है ये कर रहा है। तो इथेनॉल को हम छोड़ रहे हैं, लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, तो एसिड के कारण जो है न्यूक्लियर क्रोमाटिन क्लम्प्स कर जाएगा। ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए यानी वो न्यूक्लियर मटेरियल है। तो जब एसिडिक पीएच बढ़ जाएगा, मतलब पीएच घट जाएगा, एसिडिक हो जाना मतलब घट जाना पीएच। तो जब नॉर्मल पीएच से ये एसिड एक्युमुलेशन के कारण, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन के कारण जब ये पीएच घट जाएगा तो इसका जो है क्लैम्प हो जाएगा न्यूक्लियर क्रोमाटिन वगैरह। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस। तो एटीपी डिप्लीशंस के 3 कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए? ये मान लो कोई बड़ा सा सेल है, इनमें पहले तो सेल स्वेलिंग हो गया ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ Na+, K+ फॉर्म, और एक हो जाएगा नेक्रोसिस ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, और एक हो जाएगा क्लम्प ऑफ क्रोमाटिन ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। क्लियर? अब आते हैं हम इसके बाद वाले प्रॉब्लम पे, यानी जो हम इधर देखा था। तो एटीपी डिप्लीशन हमारा हो गया। अभी आते हैं हम मंकी यानी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पे। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में होगा क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हम जानते हैं कि एक डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स सॉरी, ये मान लो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा तब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। एक तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा नहीं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन इधर ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इधर जो ऐसे करके होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, तो इधर ही होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो नहीं रहा तो एक तो एटीपी डिप्लीशन हो जाएगा। आप लोगों को जैसे बोला था ना कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, इधर देख रहे हो कि दूसरा नंबर पॉइंट यानी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक नंबर पॉइंट को, एक नंबर जो प्रोसेस था उसको, यानी एटीपी डिप्लीशंस। ये हम बहुत अच्छे तरीके से अभी पढ़े हैं, तो इसके बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे। ये पहला प्रॉब्लम हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो फिर एटीपी डिप्लीशंस होगा। अब नॉर्मल ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा तो होगा क्या कि एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा।
एबनॉर्मल ऑक्सीडेशंस में दिक्कत क्या है कि इसमें जो है रॉस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये रॉस क्या है, ये है केमिकली फ्री रेडिकल। ये मान लो कोई एटम का न्यूक्लियस है, ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूक्लियस नहीं, एटम का न्यूक्लियस। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है भरा हुआ है, और ये केमिकली इलेक्ट्रिकली प्लस है, और इधर बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। जब इसका ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट होता है, जब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनमें जो है जब एक ही होगा तो इनमें केमिकल एक्टिविटी बहुत हाई होगा, मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। और इसको हम दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये हो गया क्रिस्टी। तो ये दो मेम्ब्रेन की मिडिल का हिस्सा है, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इधर जो है काफ़ी सारा स्ट्रक्चरली काफ़ी सारा केमिकल्स रहते हैं। इनमें से एक हो गया साइटोक्रोम सी। जब ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा यानी बीच में से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, तो ये जो है अंदर आ जाएगा, और ये अंदर मतलब पूरा सेल में फैल जाएगा। सॉरी, अंदर क्यों जाएगा, ये जब ये स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसे 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 करके, तो ये जो है पूरा सेल में, सेल साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोक्रोम सी जो है ये सेल डेथ सिग्नल भेजते हैं, और ये सेल जो है एपोप्टोसिस में एंटर कर जाते हैं। यानी जब साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से पूरा सेल में फैल जाएगा, तो ये सेल धीरे धीरे जो है सेल डेथ की तरफ चला जाएगा थ्रू एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ये दो मैकेनिज्म के थ्रू सेल डेथ होते हैं। इसको हम अगली लेक्चर यानी सेल डेथ में देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर एडाप्टेशंस के ऊपर था, सेकेंड यानी ये वाला ये इंजरी के ऊपर, और थर्ड ये होगा सेल डेथ के ऊपर। एंड उसके बाद हम जो है सिस्टमिक धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, सिस्टमिक पैथोलॉजी। उसके बाद आगे का देखेंगे। अभी हम जिस्ट कर लेंगे, अभी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज जितना भी पढ़ा है हमने वो जिस्ट कर लेते हैं एक बार। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, तो डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो होगा एटीपी डिप्लेशंस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, ये एक हो गया। और क्या होगा, और होगा ये आरओएस फॉर्मेशन ड्यू टू abnormal फॉस्फोराइलेशन। और होगा साइटोक्रोम सी बाहर आ जाएगा, तो जो है
डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जितना भी है, मतलब एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद हम उधर आ जाते हैं, निमोनिक्स जो था हमारा। तो ये 2 पॉइंट तो हो गया अभी। उसके बाद जो है लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो लॉस, हमने जैसे बोला था कि 1-2 अगर रिपोर्ट लगा के मतलब कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो फिर उसके बाद इजी हो जाएगा। तो हमने जैसे देखा कि ये मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनेल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, ये लाइसोसोम मान लो, ये न्यूक्लियस मान लो, ये सब डबल वॉल्ड, न्यूक्लियस भी डबल वॉल्ड, ये सिंगल वॉल्ड लाइसोसोम, ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो, ये भी डबल वॉल्ड। जितना भी होगा सब जो है मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड डिस्ट्रॉय है। ऊपर से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये भी जो है जगह जगह से ऐसे टूट जाएगा। तो इसका कंटेंट जितना भी है ये सब फैल जाएगा अंदर। तो ये हो गया मेम्ब्रेन का। अभी हम उसके बाद का पॉइंट देखते हैं, वो है लॉस ऑफ होमियोस्टैटिस, यानी इंट्रासेलुलर Ca2+ जो है इंक्रीज हो रहा है। Ca2+ का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 99% कैल्शियम जो है सेल की बाहर रहते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो है पोजीशन रहते हैं, इसका फंक्शन भी वैसे ही रहते हैं। जो 1% अंदर रहते हैं इंट्रासेलुलर, उसका भी मतलब फ्री ऐसे साइटोप्लाज्म में नहीं घूमते हैं कैल्शियम आयन, वो 3 ऑर्गेनल्स के अंदर रहते हैं। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक न्यूक्लियस। तो जब मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ख़राब हो रहा है, यानी जब कैल्शियम मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी जब ख़राब हो रहा है, यानी ऐसे 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 मेम्ब्रेन जब नहीं इंटीग्रेट रहते हैं, इसका अंदर का भी ऑर्गेनल्स का भी मेम्ब्रेन जो है ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारा जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स देखने को मिलते हैं। Ca2+ जो है साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। Ca2+ काम करते हैं एक्टिवेटर, एज ए एक्टिवेटर। Ca2+ इम्पोर्टेंट एंजाइम एक्टिवेटर। ये क्या करते हैं, सेल में जाके इधर जितना भी इनएक्टिव एंजाइम था, जैसे कि ATPase हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फॉस्फोलाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, इन सब को जो है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं Ca2+। तो ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ATPase क्या करेगा, ATP को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी फिर से ATP डिप्लीशन। अब देख रहे हो कैसे एक दूसरा पॉइंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद न्यूक्लियस, ये जो है DNA और RNA को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड को डिस्ट्रॉय कर देगा। फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी खराब होगा। इसके बाद प्रोटीएज प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से जो है सेल अब कुछ करने को बचेगा नहीं, तो ये नेक्रोसिस हो जाएगा या इसका, यानी डेथ। इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। तो ये कैल्शियम और मेम्ब्रेन हो गया अभी।
उसके बाद ROS के बारे में तो हम बात कर लिए। और इधर जो है प्रोटीन और DNA डैमेज। अब देख रहे हो हम पहले 4-5 देखे, उसके बाद जो है सभी इधर का हो गया। चलो एक बार पूरा इंजरी, जो सेल इंजरी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, सेल में इंजरी का मैकेनिज्म, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म आएगा वो हो गया ATP डिप्लेशन। होता कैसे? ये कोई ब्लड वेसल है, इसमें है सॉरी इस्मिया, उसके कारण कम ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके कारण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ATP नहीं जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया ATP डिप्लेशन। इसका 3 कॉन्सिक्वेंस सेल को भुगतना पड़ता है। एक तो Na+K+ पंप काम नहीं करते, उसके कारण स्वेलिंग आ जाता है। और दूसरा हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाते, उसके कारण नेक्रोसिस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों टाइप का प्रोटीन जो है नहीं इधर मतलब नहीं बन सकते, तो वो सेल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है और ये फंक्शन नहीं करते ठीक से। और तीसरा जो होते कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड होता है, जिसके कारण ब्लड pH घट जाते हैं, उसके कारण क्लम्पिंग देखने को मिलता है हमें। तो ये हो गया ATP डिप्लेशन वाला केस। इसके बाद आते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जब ख़राब हो जाते हैं तो उसके कारण नॉर्मल जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होना चाहिए था वो हो नहीं पाते, उसके कारण एक तो ATP डिप्लेशन हो जाते हैं पहले वाला, ऊपर से बॉडी जो है शिफ्ट कर जाता है अब नॉर्मल पे, उसके चलते जो है रॉस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। तो ये होते फ्री रेडिकल है, उसके कारण जो है सेल स्ट्रक्चर, सेल एंड सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक या दो। इसके बाद जो होते हैं वो हो गया हमारा हाँ, इसी में जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक पॉइंट तो हो गया ATP डिप्लेशन, इसका दूसरा हो गया हमारा रॉस, और तीसरा जो होता है वो हो गया साइटोक्रोम C। तो इन बिटवीन जो मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, इधर से साइटोक्रोम C बाहर आ जाते हैं और उसके कारण जो है ये नेक्रोसिस हो जाता है सेल का। उसके बाद वाला पॉइंट हो गया हमारा इंट्रा सेलुलर Ca2+ इंक्रीज। तो सेल के अंदर जो है Ca2+ बढ़ जाते हैं
कैसे बढ़ते हैं? 3 मैकेनिज़्म है। एक तो ऐसे करके जब सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आ जाते हैं। दूसरा हो गया हमारा जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स भी टूट जाते हैं तो इंट्रा सेलुलर भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं अंदर। और ऐसे करके जो है Ca2+ इंक्रीज होता है। Ca2+ करते क्या है कि 4 जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं। एक हो गया ATPase, दूसरा हो गया DNase या फिर न्यूक्लियस, तीसरा हो गया हमारा लाइपोप्रोटीएज और हो गया प्रोटीएज। तो इन सभी को एक्टिव कर देते हैं और इनका जो रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद का मैकेनिज्म जो है वो हो गया हमारा लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो इससे आगे आगे वाला कारण से देखें हम कि मेम्ब्रेन जो है इंटीग्रेट नहीं रह पाते और ये टूट जाते हैं। ये हो गया। और उसके बाद रॉस जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रैक्शन से बनी थी, वही रॉस जो है इधर पे ऑर्गेनल्स और सेल को डैमेज करते हैं। तो ये हो गया। और सबसे लास्ट प्रोटीन्स एंड DNA, प्रोटीन मिसफोल्डिंग एंड DNA डैमेज। इतने सारे जो सब्सटेंसेस इधर निकल रहे हैं, ये सब करते क्या है कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और DNA को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं रहते तो सेल अल्टीमेटली ऐसे करके डैमेज ले लेता है। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। अगले वाला टॉपिक पे हम मॉर्फोलॉजी। अभी हम देखेंगे सेल इंजरी में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मॉर्फोलॉजी कैसा रहता है। ये रहा हमारा नॉर्मल सेल। इसमें जब रिवर्सिबल इंजरी आ जाता है तो पहले तो हम जो डिस्कस किए थे कि ब्लेब्स आ जाता है, सेल स्वेल कर जाते हैं ओवरऑल। देख सकते हो आप नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में स्वेलिंग है इधर उधर और ब्लेब्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। ये सब ब्लेब्स है, हो गया। और स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरनल ऑर्गन्स जितना भी है वो भी स्वेल कर जाता है। इधर से कंपैरिजन करो आप, स्वेल्ड अप हो चुका है ये। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। और मेम्ब्रेन ब्लेब्स जो है ये देखने को मिलता है बस। और अभी ये जब इरिवर्सिबल इंजरी में चले जाते हैं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मान सकते हो कि इसके बाद अभी ये नॉर्मल में नहीं जाएगा और रिवर्सिबल इंजरी में से जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो इरिवर्सिबल इंजरी में जितना भी इधर सेल मेम्ब्रेन है वो और इंटैक्ट नहीं रहता और ये जो है रप्चर हो जाता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, लीकेज ऑफ कंटेंट्स, सारे जो है ऑर्गेनल्स इधर रहते हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सेल जो है नेक्रोसिस की तरफ या फिर सेल डेथ की तरफ चला जाता है। और इधर एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रेन मिलते हैं ये स्मॉल होते हैं रिवर्सिबल में स्मॉल, और इरिवर्सिबल में एमॉर्फस डेंस स्ट्रेन जो है हमें देखने को मिलता है। और इधर पे जो नॉर्मल सेल से उधर का कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन देखने को मिलते हैं।
ये सेल स्वेलिंग जो था ये एटीपी डिप्लीशंस के चैप्टर में हम देखे थे। और इधर जो ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन हम कहाँ पे देखे थे, वो कैल्शियम चैनल वाला, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज में। और इधर अल्टीमेटली सेल जो है फैगोसाइट कर जाते हैं और ये अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाता है। तो साइड बाय साइड देखेंगे अब इसको। इधर नॉर्मल सेल में से जब रिवर्सिबल इंजरी होगा तो इसका सेल जो है स्वेल कर जाएगा और ब्लेब्स फॉर्मेशन होगा। जब यही इरिवर्सिबल में आएगा तो माइलिन फिगर्स देखने को मिलेगा, मतलब वो सेल की कॉर्नर पे जो माइलिन शीथ का जो है जितना भी ऑर्गेनल्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका जो है कंटेंट इधर उधर एक जगह हो जाता है और मेम्ब्रेन जो है जगह जगह टूटा टूटा मिलेगा, मतलब ये और इंटैक्ट नहीं रहेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का इधर सिंपल स्वेलिंग होगा और एमोर्फस जो है डेंसिटी देखने को मिलेगा, पर इधर वैक्यूल्स एंड लार्ज डेंसिटीज एंड देखने को मिलेगा और ये भी टूटा टूटा सा होगा, जगह जगह टूटा टूटा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी सेम कहानी है, ये स्वेलिंग हो जाएगा और राइबोसोम जो है इधर से डिस्पर्स होने लगेगा और इधर पूरा ही टूट जाएगा, मतलब लाइसिस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये राइबोसोम पूरा डिस्पर्स हो चुका होगा। और लाइसोसोम्स जो है इधर ऑटोफेगी करेगा अदर ऑर्गेनल्स का, पर इधर ये खुद डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और जो इसका कंटेंट है जितना भी ये एंजाइम इनके अंदर है ये बाहर आ जाएगा और बाकी सेल ऑर्गेनल्स को खाने लगेगा, मतलब सेल को ही पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देगा ये। और साइटोस्केलेटन जो है इधर एग्रीगेट हो जाएगा क्योंकि सेल अभी तक इंटैक्ट था और इधर जो है डिस्टर्ब होने लगेगा क्योंकि सेल जो है ऐसे ऐसे टूट चुका होगा अभी। और न्यूक्लियस इधर सिंपल क्लम्प दिखाएगा और इधर जो है 3 फिनोमेना देखने को मिलता है, पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस एंड कैरियोरेक्सिस। पहले तो पिक्नोसिस देखने को मिलेगा, उसके बाद कैरियोरेक्सिस, इसका ही प्रोग्रेसिव फॉर्म कैरियोलाइसिस। तो पिक्नोसिस में न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं और जो क्रोमाटिन मटेरियल होते हैं वो थोड़ा सा कंडेंस दिखाई देते हैं, ये हो गया पिक्नोसिस। उसके बाद कैरियोरेक्सिस में जो न्यूक्लियस की ब्लूइश कलर, इसको ब्लू कर देता हूँ, तो ये ब्लूइशनेस बढ़ जाएगा और इसका जो है साइटोप्लाज्म का पिंकिश अपीयरेंस होगा। और इसके बाद जब ये अल्टीमेटली कैरियोलाइसिस करेगा तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और स्कैटर्ड इधर उधर पड़ा रहेगा और बाकी पूरा सेल पिंकिश अपीयरेंस दिखाएगा। पिंक किधर गया, कुछ इस तरीके से। अभी जो मैकेनिज्म फॉलो होते हैं इसमें कि नॉर्मल सेल था उसमें पहले तो अडेप्ट करने की ट्राई किए, वो फेल हो चुका होगा तो ये सेल इंजरी ले रहा है। इंजरी के पहले हिस्सा हो गया रिवर्सिबल इंजरी, इनमें स्वेलिंग देखने को मिलता है सेल का और बाकी ऑर्गेनल्स का भी, और न्यूक्लियस का जो है क्लम्पिंग देखने को मिलता है। अभी अगर इससे स्ट्रेस चला गया तो ये फॉलो करेगा ये वाला रिकवरी ऑफ सेल, धीरे धीरे फिर से वापस नॉर्मल स्टेट में आने लगेगा और फुल रिकवरी हो जाएगा तो ये फिर से जो है नॉर्मल सेल बन जाएगा। और जब इससे स्ट्रेस नहीं जाएगा, स्ट्रेस परसिस्ट, तो फिर ये जो है ब्लेब्स इधर भी देखने को मिल रहा था, ब्लेब्स परसिस्ट करेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा ये बाकी ऑर्गेनल्स का, और इधर जो है सेल मेम्ब्रेन भी टूटने लगेगा, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बाकी का ऑर्गेनल्स ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और माइलिन फिगर्स देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा और उसका कंटेंट जितना भी एंजाइम है वो सेल को धीरे धीरे सेल डेथ की तरफ लेके जाएगा, ये इधर देख सकते हो, और इसी को नेक्रोसिस या फिर सेल डेथ कहा जाता है। बाकी आप लोग
जो भी देख रहे हो आप लोग मेरे को सजेशंस दो, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ टीचिंग के, और आपकी जो ओपिनियन है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके लिए मैं लुकअप करूँगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा और मैं ज़रूर से वो ट्राई करूँगा इम्प्लीमेंट करने की।